नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के जालोर में भीनमाल के नीलगंज मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यक्रम के दौरान कहा कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताने के साथ साथ राम मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर बताते हुए कहा, अतीत में अपवित्र किए गए पूजा स्थलों की पुनर्स्थापना के लिए अभियान चलाया जाना चाहिए। राम मंदिर को पुनर्स्थापना अभियान का परिणाम बताते हुए उन्होंने कहा, आज हम ये देख रहे हैं कि अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। उन्होंने कहा, हमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय सनातन धर्म के साथ जुड़ना चाहिए, जिससे हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो और गौ ब्राह्मणों की रक्षा हो। प्रधानमंत्री मोदी आज शनिवार को राजस्थान के गुर्जर बहुल इलाके में जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो तो मंदिर जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से गुर्जर नेता विजय बैंसला पीएम की यात्रा को लेकर सक्रिय हैं, उससे हालात को समझा जा सकता है। राजस्थान में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। पीएम मोदी इस दौरान भगवान देव नारायण की 1111वीं जयंती पर शनिवार को राजस्थान के भीलवाड़ा में मालासेरी पहुंचेंगे। मालासेरी भगवान देव नारायण का जन्म स्थान है, जो इस क्षेत्र में विशेष रूप से गुर्जरों के बीच काफी पूजनीय है। राजस्थान के गुर्जर समुदाय पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रभाव जमाने की कोशिश में रहते हैं। कांग्रेस से कई विधायक गुर्जर हैं और सचिन पायलट एक अहम किरदार है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने गुर्जर समुदाय के 9 लोगों को टिकट दिया था, वो सभी हार गए क्योंकि गुर्जर वोट कांग्रेस में इस उम्मीद में ट्रांसफर हो गया था कि सचिन पायलट राजस्थान के पहले गुर्जर मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उस उम्मीद पर पानी फिर गया। हालांकि इस बार बीजेपी को उम्मीद है। राजस्थान में गुर्जरों की आबादी करीब 9 से 12% के बीच है। पूर्वी राजस्थान में 40 से 50 विधानसभा सीटों पर उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। बता दें, ये दौरा केंद्र के संस्कृति मंत्रालय ने आयोजित किया है, लेकिन राजस्थान विधानसभा चुनाव से 10 महीने पहले इसे आयोजित किया गया है। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की सुरक्षा में कथित चूक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी और उनसे व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की। खड़गे ने शाह से राहुल गांधी की नेतृत्व वाली यात्रा के लिए पर्याप्त सुरक्षा देने के लिए संबंधित अधिकारियों को सलाह देने का भी आग्रह किया। खड़गे ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर पुलिस की सराहना करते हैं कि उन्होंने कहा है कि वो यात्रा को खत्म होने तक पुख्ता सुरक्षा मुहैया कराएंगे। खड़गे ने साथ ही कहा कि चूंकि इस यात्रा में आम जनता बड़ी संख्या में शामिल हो रही है, तो ये बता पाना संभव नहीं है कि कितने लोग यात्रा में मौजूद होंगे। खड़गे ने कहा कि वो अगले 2 दिनों तक यात्रा में भारी भीड़ की उम्मीद कर रहे हैं और 30 जनवरी को होने वाले इस यात्रा के समापन समारोह में भी इसमें कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के नेता भी शामिल होंगे। इसलिए हम आपके आभारी होंगे अगर आप खुद इस मामले में हस्तक्षेप करें और संबंधित पुलिस अधिकारियों को सलाह दें। बता दें, सुरक्षा में चूक के कारण शुक्रवार को यात्रा स्थगित करनी पड़ी थी। जम्मू कश्मीर में आज भारत जोड़ो यात्रा पुलवामा जिले के अवंतीपुरा से शुरू हुई। आज पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी इस यात्रा में शामिल हुई हैं। एक दिन पहले ही पार्टी की ओर से सुरक्षा चूक का आरोप लगाने के बाद यात्रा को अनंतनाग जिले में अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद से अडानी को अकेले शुक्रवार को ही 3.37 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ और वो दुनिया के अमीरों की सूची में तीसरे स्थान से फिसलकर 7वें पायदान पर पहुंच गए। वहीं दूसरी ओर इसका खामियाजा जीवन बीमा निगम यानी LIC को भी भुगतना पड़ा। LIC को इस कारण 16,627 करोड़ रुपए गंवाने पड़े हैं। बता दें, अडानी ग्रुप की सबसे बड़ी 5 कंपनियों में LIC सबसे बड़ी घरेलू निवेशक है। शुक्रवार को LIC के शेयरों में 3.5% की गिरावट आई। 2 दिन में इसके शेयर 5.3% गिर गए। बता दें, रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर कॉरपोरेट दुनिया के सबसे बड़ी धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रोहिंटन फली नरीमन ने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू पर तीखा हमला किया। नरीमन के बयान से सरकार और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का विवाद बढ़ सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व जज जस्टिस नरीमन ने कानून मंत्री किरण रिजिजू को याद दिलाया कि अदालत के फैसले को स्वीकार करना उनका कर्तव्य है, चाहे वो सही हो या गलत। 2021 में ही रिटायर होने वाले जस्टिस नरीमन ने न्यायपालिका पर कानून मंत्री की सार्वजनिक टिप्पणी को अदालत की निंदा बताया। कॉलेजियम द्वारा भेजे गए नामों को केंद्र के लटकाने पर उन्होंने कहा, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। जस्टिस नरीमन ने सुझाव दिया कि सरकार को जवाब देने के लिए 30 दिनों की समय सीमा दी जाए। अगर सुझाव नहीं आए तो उन्हें अपने आप मंजूर माना जाए।
जस्टिस नरीमन ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का नाम लिए बिना उन पर भी निशाना साधा। उपराष्ट्रपति ने बुनियादी ढांचे के सिद्धांत पर सवाल उठाया था। पूर्व जज ने कहा है, बुनियादी ढांचा तो रहेगा, भगवान का शुक्र है ये रहेगा। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान सुखोई 30 और मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दोनों विमान प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के एडीजीपी आदर्श कटियार ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि विमान दुर्घटना की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा, यह साफ नहीं है कि विमान हवा में एक दूसरे से टकरा गए थे या नहीं। आदर्श कटियार ने बताया कि 2 पायलटों ने खुद को दुर्घटनाग्रस्त लड़ाकू विमानों से अलग कर लिया था, लेकिन तीसरे पायलट की जानकारी नहीं मिल पाई है। वेस्ट बैंक में घातक इजरायली हमले के बाद एक बंदूकधारी ने पूर्वी यरूशलेम में एक इजरायली बस्ती में एक सिनेगॉग के पास कम से कम 8 लोगों की हत्या कर दी। ये गोलीबारी शुक्रवार शाम को हुई। पहले इसे आतंकी हमला बताया गया, लेकिन यह हमला मात्र एक बंदूकधारी ने किया है, जिसका कोई रिकॉर्ड इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद या अन्य सुरक्षा एजेंसी के पास नहीं है। बंदूकधारी को इजरायली सैनिकों ने मार दिया है। वो पूर्वी यरूशलेम का रहने वाला है। बता दें, फलस्तीन इसराइल के बीच ये संघर्ष नया नहीं है। वेस्ट बैंक के जेनिन कैंप इलाके में गुरुवार को ही इजरायली सैनिकों ने एक घर पर हमला किया था और एक बुजुर्ग महिला सहित 9 फलस्तीनियों को मार दिया था। एक 22 वर्षीय फलस्तीनी युवक को भी गुरुवार को यरूशलेम के उत्तर में अल राम शहर में इजरायली सेना ने गोली मार दी थी। समझा जाता है कि पूर्वी यरूशलेम में हुआ ताजा हमला उसी का बदला लेने के लिए किया गया है। इजरायल ने शुक्रवार को भी गजा पट्टी पर हवाई हमले किए। ये हाल के सालों में वेस्ट बैंक में इजरायली सुरक्षा बलों का सबसे बड़ा अभियान था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।